जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के बहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की शांत लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। बात होगी जंग की इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर में। जी, जंग हर दिन तबाही मचा रही है। ईरान इजराइल तक मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। उसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। एक बार फिर से कमांड सेंटर में पूरा आपको अपडेट बताएंगे, इन डेप्थ बताएंगे कि इस समय जंग के बीच चल क्या रहा है। लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह मैं करने जा रहा हूं 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनके ऊपर एक एक करके हम नजर डालेंगे। आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन 5G की। जी हां, ऑपरेशन 5G क्या है, इस ऑपरेशन 5G में किस तरह से ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं और इस 5G ऑपरेशन में क्या कुछ हो सकता है। मेजर गौरव आर्या, ऑपरेशन 5G का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ, और टारगेट पर ईरान नहीं, बिल्कुल टारगेट पर ईरान है। और ट्रंप का मुझे लगता है कि पानी यहां तक आ चुका है, गले से ऊपर चला गले, बिल्कुल बिल्कुल सर के ऊपर जा चुका है पानी गौरव जी। और मरता क्या ना करता पे डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है। चलिए दूसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात होगी, बात करेंगे आज टूटी कमर की। ये किसकी कमर टूट गई है? देखिए, पैसे से दुनिया चलती है, तो पैसे की वजह से हथियारों, मिसाइलों और उनको इंटरसेप्ट करने में किसकी कमर टूट रही है? मेजर गौरव आर्या। देखिए, हम आज की तारीख में, क्योंकि हमें खबर इजराइल की मिल रही है जी, क्योंकि हमें खबर मिडिल ईस्ट की मिल रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि कमर इनकी टूट रही है। लेकिन सच बात तो यह है कि ईरान में क्या हो रहा है इसकी खबर किसी को नहीं मिल रही। तो ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज की। वाकई ये समझा जाए कि अगर ईरान के बारे में अंदर से खबर बाहर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये समझ जाए कि ईरान बहुत मजबूत है। बात होगी इसके ऊपर। तीसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं, पड़ोसी देश की होगी। मजाक बन रहा है उनका, कहते हैं हम बिचौलिए हैं, मध्यस्थता करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मजाक भी बन रहा है। वो भी दिखाएंगे किस तरह से मजाक बन रहा है। नहीं, बिल्कुल हमें दिखाना चाहिए और हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जी, जिसने सबके साथ दगा करी है, सबके साथ धोखा दिया है, आज की तारीख में वो बड़े बूढ़े की तरह पंचायत रचाने के चक्कर में है। और चौथी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे थोड़ी देर में, और बात होगी प्रॉक्सी वॉर की। देखिए, जंग में साइबर वॉर का भी हमने जिक्र किया था, लेकिन प्रॉक्सी वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान की ये लाइफलाइन की तरह है प्रॉक्सी वॉर? किसके लिए इस समय सबसे अहम है प्रॉक्सी वॉर? गौरव, ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी प्रॉक्सी वॉर है। हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो। कतईब हिजबुल्लाह के बारे में आपने 2 दिन पहले बताया था जी। ये पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी का जो पिटारा है ईरान का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सीज। तो इस प्रॉक्सी वॉर की भी आज हम बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि किस तरह से इस समय की स्थिति इस जंग के बीच बनी हुई है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। ट्रंप ने अपना मिशन तेहरान को एक्टिव कर दिया है। जो ईरान को लेकर उनके तेवर इतने अटैकिंग हो चुके हैं कि अब वो ईरान के उन ठिकानों को कब्जाने के लिए तैयार हो गए हैं जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। बड़ी खबर इस समय यह है कि ट्रंप ने ईरान के ऑयल डिपो और वहां के सबसे बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की मंशा बनाई है। ट्रंप की इस धमकी के बीच जमीनी हमलों के लिए हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना के जवान पश्चिम एशिया में पहुंच चुके हैं। यूएसएस त्रिपोली भी खाड़ी में ईरान के पास पहुंच गया है, जिस पर 3500 3500 मरीन कमांडो तैनात हैं, यह कहा जा रहा है। ईरान पर वॉर, ट्रंप का फाइनल प्रहार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी घेरेबंदी। समंदर में उतरे 3500 मरीन कमांडो। ट्रंप की सेना का खतरनाक शिकारी यूएसएस त्रिपोली खाड़ी के समंदर में सीना तानकर खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है।
अमेरिका के इस तैरते बाहुबली की ताकत इतनी है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी हमले पर पलटवार कर सकता है। इस घातक युद्धपोत की तैनाती का मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जमीनी जंग पर उतरने का पुख्ता प्लान है। खबर है कि यूएसएस त्रिपोली 3,500 नौसैनिकों और मरीन कमांडोज के साथ युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ है। ये जहाज इतना विशाल है कि इसे एक छोटे एयरक्राफ्ट करियर की तरह देखा जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली एक खतरनाक हमलावर जहाज है। इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे और घातक F-35 भी जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट्स तैनात हैं। ईरान पर जमीनी जंग में ट्रंप ने अपने टारगेट भी सेट कर लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि उनका सबसे अहम लक्ष्य होगा ईरान के तेल डिपो पर कब्जा करना, ईरान के सबसे बड़े ओनियल हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, बंदर अब्बास पोर्ट, साउथ पार्स गैस फील्ड के साथ साथ उसके यूरेनियम संवर्धन पर भी है। यही वजह है कि अब ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि इस जमीनी जंग में अमेरिका की बड़ी मुश्किल यह है कि इसमें इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में भेजने की चेतावनी दी, और इस ताबूत वाली धमकी को अमली जामा देने के लिए IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि ट्रंप का मिशन तेहरान क्या वाकई ईरान को घुटनों पर ला देगा, या खाड़ी का यह समंदर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। यहाँ पे मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि ट्रंप कह रहा है कि वो खड़ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा क्योंकि 90% तेल जो ईरान का है वो खड़ग से जाता है। क्या ईरान वैसे नहीं लड़ेगा जैसे 90% तेल खड़ग से जाता है? वो भी तो जान लगा देगा अपनी। देखिए, हम जो पहले भी डिस्कस लगातार कर रहे हैं, अगर आपने 90% तेल के ऊपर एक तरह से ब्रेक लगा दी तो फिर क्या होगा? मुझे समझाइए थोड़ा सा, दर्शकों को भी, मिस्टर गौरव आर्या, कि अगर 90% तेल के ऊपर कब्जा कर लिया तो यह समझा जाए कि ईरान फिर घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, हाथ खड़े कर देगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चलता है खड़ग आइलैंड से। खड़ग आइलैंड वो एक तिजोरी है जो ईरान को पैसा देती है। जी। आपको क्या लगता है मिसाइलें जो हजारों की तादाद पे फायर करता है, ये पैसा कहां से आता है? ये रूस और चीन मुफ्त में नहीं दे रहे, इसके बदले में ईरान उनको तेल दे रहा है, गैस दे रहा है। इसीलिए ये लोग इनको इतना ज्यादा हथियार दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं। तो ट्रंप की यह चाल है कि सबसे पहले इसमें चाबी लगा दो, ये स्टोरी खत्म कर दो यहां से कि यहां से कुछ बाहर जा रहा है, यानी कि खड़ग आइलैंड से तेल और गैस बाहर जा रही है। पहले तो एक कहानी ये खत्म कर दो। दूसरी चीज, हॉर्मुज के बाहर यानी कि अरब सागर में एक ब्लॉकेड लगा दो कि वहां से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ये लोग खुद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, खड़ग आइलैंड पे बैठ जाओ और उसको होल्ड करके रखो। एक बार आपने खड़ग आइलैंड को होल्ड कर लिया तो फिर आपको इंटीरियर में ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है खड़ग आइलैंड को, क्योंकि इसमें पूरी अपनी जान झोंक देगा ईरान। ईरान मर जाएगा, खड़ग आइलैंड को नहीं। देखिए, खून खराबा बहुत होगा खड़ग आइलैंड के चक्कर में। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उसके ऊपर फौजी उतारेंगे तो ये कोई मालपुआ नहीं है जो मुंह में डाल के खा लिया। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि कितना मुश्किल हो सकता है, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ सकती है अगर इजराइल अमेरिका को इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना है। एक चीज तो समझ आ रही है कि अगर खड़ग आइलैंड को कब्जा कर लिया तो एक तरह से गर्दन हाथ में आ जाएगी। सही है? अगर गर्दन हाथ में आ गई तो गर्दन इतनी आसान भी नहीं होती। बिल्कुल। जब आप किसी की गर्दन पकड़ते हैं तो एक तो पकड़ना आसान नहीं होता, और इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि दूसरे को पता है कि आपका हाथ उसकी गर्दन पे है, तो वो वैसे ही लड़ता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ईरान ने जो तेवर अभी तक दिखाए हैं उससे दुगने तेवर दिखाएगा खड़ग आइलैंड के चलते। चलिए, इसके ऊपर बात होगी, खड़ग आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल तो यह भी है कि क्या जो लाइफलाइन का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ईरान की लाइफलाइन है उनमें खड़ग आइलैंड है और क्या कुछ है, अगर उसके ऊपर टारगेट अमेरिका करता है तो उसका कैसा जवाब होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इस बीच यह भी बात होगी कि जंग के बीच ट्रंप बड़े दावे भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावे तो इस तरह के भी किया जा रहे हैं कि जो ईरान है वो कह रहा है कि एक तरह से कहिए कि बैकफुट पर आने की बात हो रही है, या बैकफुट पर कहा जा रहा है। मैं इस मुद्दे के ऊपर आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला हुआ है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है, दावा किया जा रहा है। हमले के बाद रिफाइनर में उठी है आग की लपटें और जंग शुरू होने के
बाद हाइफा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, हालांकि दावे की हकीकत क्या है ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें यही हैं कि वहां पर आग की लपटें हैं, धुएं के गुबार हैं और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन दूसरी तरफ दावा हिजबुल्लाह का है कि हाइफा पे अटैक कर दिया उन्होंने, और ये दूसरा अटैक है जब से जंग है, एक दूसरा बड़ा हमला है हाइफा के ऊपर। मेजर गौरवारिया, क्या ये वाकई में बहुत बड़ी हम कहें कि एक रणनीति का हिस्सा जिसे कामयाब करने में कामयाब हुआ हिजबुल्लाह? नहीं, ऐसी देखिए, इन्होंने चोट पहुंचाई है। हाइफा रिफाइनरी बहुत बड़ी है, ये मैनेज कर लेंगे, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतनी मिसाइलें मारी कि हाइफा गायब हो गया नक्शे से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हाइफा में डैमेज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या ये हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है? बिल्कुल है। लेकिन ये ऐसा नुकसान नहीं है कि जिससे पूरा मामला ठप हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका पलटवार क्या होगा गौरव जी, ये सोचिए इसका पलटवार क्या होगा। क्योंकि इजराइल ऐसा नहीं है जो सोचे और ये बोले कि नहीं हम इस हमले की निंदा करते हैं। इजराइल कभी निंदा नहीं करता, कभी भी निंदा नहीं करता। वो आग लगा देगा, बिल्कुल आग लगा देगा, जैसे कि तेल फेंक के पानी के ऊपर आग लगा देते हैं। आप देखना 24 घंटे के अंदर, आज मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, शो पे लाइव बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर आप पलटवार देखना जो इजराइल करेगा, चीखें आएंगी। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पहाड़ से, नो पत्थर, पहाड़। हाँ। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर बात की जाती है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन हाइफा रिफाइनरी दूसरा अटैक, इजराइल क्या फेल हो रहा है सिस्टम उसका? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज 100% नहीं होती, कोई भी चीज 100% नहीं होती है जी। ये युद्ध में हमें समझना पड़ेगा। अगर 100% होती, ईरान का डिफेंस बजट कितना है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं उसका डिफेंस बजट है, यूएस के सामने यूएस का डिफेंस बजट लगभग $1 ट्रिलियन है, लगभग $1 ट्रिलियन, $1 खरब। फिर यूएस के इतने जहाज कैसे गिर गए? जी भाई, यूएस को यह सब देखना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये सब चीजें होती हैं युद्ध में, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और यूएस और इजराइल दोनों इसके लिए तैयार हैं। ये सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है जी। सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमारे पास मैप है, मैप के हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर आऊंगा, आप तक पहुंचाएंगे एक एक पॉइंट। तो कमांड सेंटर में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जंग में इस समय क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, कौन किस पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन जंग के मैदान से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन 5 चरणों में शुरू कर सकता है। जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, 5G ऑपरेशन 5G। तो 5G क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले चरण में ईरान की कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाएगा या किया जा सकता है। दूसरे फेज में फारस के द्वीपों को ईरान से काटने की योजना है, और तीसरे फेज में हार्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाने की तैयारी होगी। इसके बाद खार्ड समेत जो दूसरे द्वीप हैं उन पर कार्रवाई, और अंत में जो 5G का 5वां और सबसे घातक प्रहार होगा, ईरान की जमीन पर कमांडो उतारने की योजना बताई गई है। तो 5G का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या वाकई अमेरिका इस 5G प्लान के ऊपर काम करने की सोच रहा है या काम कर रहा है? मेजर गौरवारिया, क्या ये 5G प्लान आपको लगता है कि इसमें कोई दमदार बात है जो इस समय खबरें सामने आ रही हैं 5G प्लान को लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी देखें, अगर यहां पर नक्शा हो जाता तो मैं बेहतर समझा पाता जी। देखिए, ऐसा है गौरव कि अगर हम ये बात करें कि क्या अमेरिका 5G प्लान करेगा, ठीक है, अमेरिका क्या करेगा ये किसी को नहीं पता जी, ये किसी को नहीं पता। ये मीडिया ने एक बात कही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मीडिया को लगता है, लेकिन कोई भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी खुल के नहीं बताता कि हम कल ये करेंगे और परसों ये करेंगे। और अगर वो बता रहा है, आप मान के चलिए 99% या फिर 100% वो झूठ बोल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जहां तक खड़ग आइलैंड की बात है, आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब खड़ग आइलैंड पर ट्रंप चढ़ गया तो क्या हुआ, उससे होगा क्या? आपने 3000 सोल्जर्स खड़ग आइलैंड पे डाल दिए, आप उसको बचा के कैसे? खड़ग आइलैंड लेना मुश्किल नहीं है, लेना मुश्किल नहीं है गौरव। खड़ग आइलैंड आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहां पे रखना, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, जो पलटवार होगा ईरान से, उसका क्या होगा? आपने बंदर अब्बास की बात करी थी कुछ समय पहले, बंदर अब्बास को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? यहां पे तो हजारों लाखों ट्रूप्स की बात चल रही है। जब तक आप वो फोर्स लेवल नहीं डालेंगे, आप जमीन पे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आप 5G लगाएं या 7G लगाएं, वो सारी की सारी थ्योरीज आप लगा सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू होल्ड ग्राउंड। आपको जमीन पकड़ के रखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जो मैं कह रहा था कि सबसे घातक हो सकता है जो 5वां चरण होगा, जब वहां पर उनके ग्राउंड में कमांडो उतर जाएंगे।
लगता है आपको कि सबसे मुश्किल भी वही होगा? देखिए, जब भी कमांडो ऑपरेशंस होते हैं, कमांडोज डू नॉट होल्ड ग्राउंड, स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड होल्ड नहीं करती हैं। जी। इसके लिए आपको मरीन्स चाहिए या इन्फेंट्री चाहिए। स्पेशल फोर्सेस की बात करिए, लोगों ने बोला डेल्टा फोर्स या नेवी सील्स, इनका काम नहीं है जमीन पे जाके लड़ते रहना कई हफ्ते कई महीने। ये जाते हैं स्पेशल, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, ये टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं करते। इनके काम बड़े स्ट्रेटेजिक होते हैं। ये गए वहां पे, मारा या कोई टारगेट है उसको बर्बाद करा और वापस आ गए। उनकी जगह इन्फेंट्री को बैठना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग ग्राइंड, देखिए टेस्ट मैच है ये जी। लोग इसको T20 समझ रहे हैं, भाई ये टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच है, यहां पे जब आप खड़ग आइलैंड में रहेंगे, ईरान कब तक आपके ऊपर मिसाइल बरसाता रहेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, कौन रहेगा वहां पे? कौन है जो फेस करेगा वहां पे खड़ग आइलैंड पे? और जो बाकी आइलैंड है ईरान के पास, उनको ईरान से आइसोलेट करना कौन करेगा? ईरान हर जगह अटैक करेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए ईरान का तेल, आपको चाहिए ईरान से कुछ कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल हमें मिल जाए। ईरान को क्या चाहिए? ईरान की जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। उसके दिमाग में, उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। और जब तक उसके दिमाग और उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है, यार अगर हम चूके तो हम खत्म, हम कल की सुबह नहीं देखेंगे, वो उस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। तो दोनों के जो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों को मोटिवेशन है, दोनों के वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, जो पहले हमने एक बार मैप दिखाया था, एक बार स्क्रीन के ऊपर उसको लेकर आएंगे ताकि उसको देखकर भी और समझा पाए मेजर गौरव आर्या। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी है कि क्या वाकई अमेरिका इन प्लान्स के ऊपर काम करता हुआ हमें नजर आ सकता है? मैं जिक्र कर रहा हूं कि 5G प्लान के ऊपर। और मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर मीडिया में आकर इनको बताने की या दिखाने की या किसी तरीके से इसको लीक करने की कोशिश हो रही है, तो समझ जाइए कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। यही कह रहे हैं आप? मैप आ चुका है, मैप आ चुका है। कौन से टारगेट हैं? टारगेट बड़े बड़े हैं और टारगेट नंबर 1 आ गया था, टारगेट नंबर 2 है हॉर्मुज। हॉर्मुज तो लग रहा है कि सबसे बड़ा टारगेट होगा। जी, ये अगर हम हॉर्मुज के पास जाएंगे यहां पे जी, तो एक चैनल बनाया है ईरान ने कि अगर शिप्स जाते हैं तो पास से गुजर के जाएंगे, बीच में से नहीं जाएंगे, ये पास से गुजर के जाएंगे। तो जब आप कहते हैं कि हॉर्मुज में, आपने बोला 5G में एक ये था कि यहां पे बारूदी सुरंगें साफ करनी पड़ेंगी। साफ करनी, आप कैसे साफ करेंगे? आप कैसे साफ करेंगे? यानी कि अगर आप बारूदी सुरंग साफ यहां से करते हैं जी, आप यही तो है ना हॉर्मुज। बिल्कुल, आपको यहां से अगर बारूदी सुरंगें साफ करनी है तो आपके पास ये वाला इलाका आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप सुरंगें साफ कर रहे हैं और माइंस डाल रहा है, ये सिलसिला चलता रहेगा। या आप साफ कर रहे हैं, कैसे? शिप से करेंगे आप, बोट से करेंगे, और क्या तरीका आपके पास? बिल्कुल। तो यहां से आपके ऊपर क्या हमला नहीं करेगा ईरान? तो आपको जमीन पे जाके उस इलाके को कैप्चर करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर 30-35 किलोमीटर के इस पूरे हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करना है, तो आप रखिए कि 30-35 किलोमीटर आपको ईरान की जमीन पर कब्जा करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 30-35 किलोमीटर, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन एक पट्टी वो डिसाइड करेंगे जमीन पे ऑपरेशनली क्या है, वो पट्टी आपको लेनी पड़ेगी, कैप्चर करनी पड़ेगी, ग्राउंड होल्ड करना पड़ेगा। वरना अगर आप यहां पे जाएंगे, आप अपने जहाज यहां पे उतारेंगे, आप डिमाइनिंग करेंगे यहां पे, तो यहां से आपका सीधा फायर आपके ऊपर आएगा, मिसाइल और ड्रोन आपके ऊपर आएंगे। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान का खंदाब हैवी वाटर प्लांट ठप हो गया है, जहां इजराइल के हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने न्यूक्लियर साइट होने का दावा किया था, और आपको यह भी बता दें कि IAEA के मुताबिक साइट पर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था और हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेजर गौरव आर्या, अगर आप इस साइड आ पाए, मैं थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा ताकि आप भी बता पाए और दर्शकों को इस बारे में पता लग पाए। देखिए, जो खंदाब ईरान का हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा जूम मेरे पास जो टैब है उसके जरिए मैं करूंगा ताकि दर्शकों को समझ भी आ पाए। और मेजर गौरव आर्या, आपसे भी जरूर चाहेंगे जानना कि कितनी बड़ी आपको ये लगता है कि क्षति है या हो सकती है अगर ये प्लांट ईरान का बिल्कुल बंद हो गया? ये तो साफ खबर आ रही है कि बंद कर दिया है। देखिए साहब, ये हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट जो है जी, अगर इसको बंद कर दिया है तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। हम उसी पे जाएंगे जो मीडिया हमें खबरें बता रहा है कि खंदोब का हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट बंद हो चुका है। हमारे पास ये खबर है, और अगर ये बंद हो गया है तो इसका मतलब इसमें सीरियस डैमेज हुआ है गौरव, और अगर सीरियस डैमेज हुआ है ये बहुत बड़ी चोट है ईरान के लिए, बहुत बड़ी चोट है। जी, थोड़ा समझा dीजिए कि किस तरह से ये पूरा काम करता है और किस तरह से चोट हो सकती है ये पूरे ईरान के लिए। ये जो पूरा न्यूक्लियर इसका प्रोग्राम है ईरान का, उसमें हैवी वाटर इज
वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? तो आपने देखा कि जिस तरीके से नातान्स पे इन लोगों ने हमला कर दिया, किसी और पे कर दिया, या खंदौक पे हमला कर दिया इन लोगों ने, तो एक इसका चेन है। ईरान ने स्मार्टली क्या करा, कोई भी देश करता, ईरान की क्यों हम नाम ले, कोई भी देश ये करता कि हैवी वाटर की फैसिलिटी एक जगह है, एनरिचमेंट की फैसिलिटी एक जगह है, कहीं और फैसिलिटी एक जगह है, कि यानी कि जब उसके ऊपर हमला हो तो एक साथ सब नष्ट ना हो जाएं। तो अब इसको टारगेट किया गया खंदक। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका आपने जिक्र कर दिया कि ये बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अगर प्ले करके भी दिखा पाऊं तो दर्शक बाखूबी समझ पा रहे हैं कि ये कोई छोटा प्लांट नहीं है, ठीक ठाक प्लांट, बड़ा तस्वीर के बीच में मेरे को नजर आ रहा है जी साहब। सेवरल किलोमीटर स्क्वायर का होगा ये। मैं ये हाँ बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जिस पॉइंट के ऊपर अमेरिका पूरी जंग को लेकर खड़ा हो गया जी, बात तो सारी न्यूक्लियर पावर की है ना जी जी, तो फिर तो वहां पहुंच गए, वो उनके अलग अलग ठिकानों के ऊपर पहुंच गए, इसका मतलब ये समझा जाए नहीं, हिट करना शुरू कर दिया है। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अमेरिका ये कह रहा है कि 400 से 500 किलो इनके पास यूरेनियम है, एनरिच पड़ा हुआ है जी, 60% एंड अबव का ये पड़ा हुआ है, छुपा के रखा है। कहां देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, असली चीज जो लोग मिस कर देते हैं इसमें, द रियल थिंग इज मैन पावर। जो इसके साइंटिस्ट हैं, आपने ये फैसिलिटी आज बर्बाद कर दी जी। अगर इस हुकूमत का तख्ता पलट नहीं हुआ, गौरव बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, अगर इस हुकूमत का तख्ता पलट नहीं हुआ, ये दूसरी फैसिलिटी बना लेंगे 5 साल के अंदर। अगर आपने इनके नतान्स को मारा, आपने फोर्डो को मारा, ये दूसरा नतान्स कहीं और बना लेंगे, दूसरा फोर्डो कहीं और बना लेंगे, क्योंकि रेजिम वही चाहती है। आपको रेजिम, आपसे मेरा मतलब यहां पे अमेरिका और इजराइल है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तख्ता पलट करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ, आप हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट आपने बंद कर दिया, वेल कांग्रेचुलेशंस, वो कहीं और बना लेंगे। और बताइए, वो कहीं और बना लेंगे भाई। आपने उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्लांट था यूरेनियम का, आपने उस पर बम मार दिया, वो कहीं और बना लेंगे। उनको सप्लाई करने वाले बड़े लोग हैं, मतलब जिनके जो पीछे माइंड चल रहा है उसको हिट करने की जरूरत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। वो जो दिमाग है, जो चाहता है ये करना, जो खमेनेई की रजीम है, जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्यों लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने जब पहली बार बमबारी करी तो उनकी लीडरशिप साफ कर दी? क्यों? उनको भी पता था जब तक आप लीडरशिप को साफ नहीं करेंगे, जब तक आप तख्ता, राइजिंग लायन ऑपरेशन था। राइजिंग लायन का क्या मतलब है? पुराना शाह का जो झंडा था वो राइजिंग लायन है, यानी कि हम चाहते हैं कि शाह को वापस लेकर आए और खमेनी को निकाल दें वहां से। दैट वाज द एम ऑफ ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा। इजराइल के ऑफ द एयर बेस पर अमेरिका ने बड़ी तैनाती की है। यह भी एक बड़ी खबर है, किस तरह से घटनाक्रम वहां पर नजर आ रहा है और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अमेरिका ने अपने घातक हथियार वहां पर तैनात किए हैं। दक्षिण इजराइल में स्थित इस बेस पर अमेरिका के 12 F-22 रैप्टर संकेतिक तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि क्या कुछ तैनात किया गया है। वो भी आपके पास ग्राफिक आएंगे, मैं दिखाता रहूंगा कि क्या कुछ हमारे पास जो जानकारी है कि स्टिल्थ फाइटर वहां पर तैनात किए गए हैं। अगला ग्राफिक। एक बात मैं आपको बता दूं गौरव जी, ये अकेला फाइटर जेट है जी जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। इसका प्रोडक्शन अमेरिका ने बंद कर दिया, लेकिन F-22 अपने करीबी दोस्त इजराइल या यूके या किसी और देश को नहीं दिया। ये फटकने नहीं देता, आसपास देना तो बहुत बड़ी बात है, फटकने नहीं देता किसी को। F-22 वो चीज इनको है। तैनात कर देना कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये। इसको तैनात, दे आर गोइंग फॉर सीरियस ऑपरेशंस। ये सीरियस ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं और ये ऑलरेडी पहले तैनात हो चुका है। जब मिडनाइट हैमर हुआ था तब ये तैनात हुआ था, F-35 भी तैनात हुआ था। तो किसी को गलतफहमी ना हो कि तैनात नहीं हुआ, लेकिन सीरियस ऑपरेशंस है। चलिए कुछ और ग्राफिक्स अगर दिखा पाए और इसकी क्या खासियत है F-22 की, ऑलरेडी मेजर गौरव आर्या बहुत तफसील से बता सके हैं, लेकिन और भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये कहा जाता है कि ये रडार से बचने की क्षमता रखता है। सारी बात घूम फिर कर रडार की आ जाती है कि अगर रडार से कोई फाइटर जेट बच गया तो फिर वो अपना मिशन कंप्लीट करने में कामयाब कहीं ना कहीं रह जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि ईरान के अंदर हमला करने के लिए सबसे माकूल ये माने जाते हैं, रडार से बच गए, अंदर घुसेंगे और फिर आप कहिए कि और कहीं ना कहीं फिर बचाने की कोशिश होगी। मैं एक और चीज जाननी चाहता हूं, रडार से मतलब ये समझा जाए कि अगर अमेरिका इतने बड़ी तादाद में अपने F-22 को वहां पर तैनात कर रहा है तो आपने कहा कि ये सीरियस ऑपरेशन, अब ये सीरियस ऑपरेशन है। आपने कहा था कि टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है। तो टेस्ट मैच का मतलब क्या हुआ? टेस्ट मैच का पहला सेशन खत्म हो गया क्योंकि 1 महीना हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक दिन में 3 सेशन होते हैं, 5 दिन में 15 सेशन हो गए, तो ये 1 महीना पहला सेशन या पहला दिन में खत्म समझ लूं। मैं एक आपको बात बताता हूं, सीरियसली मुझे क्या लगता है कि, और कई लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि खबरें मीडिया से ऐसी आ रही कि ईरान ने कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अमेरिका ने बैटिंग करना शुरू नहीं किया। अभी अमेरिका ने वो अपने जलवे नहीं दिखाए हैं जो उसके तरकश में जो तीर हैं
ये सब तीर नहीं है अमेरिका की तरकश में, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जब अमेरिका पूरी मिलिट्री माइट के साथ आएगा जी, तो वहां पे जो आप हैवानियत देखेंगे, जो वहां पे आप देखेंगे जैसे नर्क होता है, तब लोगों को समझ में आएगा कि क्या स्टोरी है अमेरिका की। क्यों होल्ड क्यों किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? वो जब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है कि अभी अमेरिका शांति की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चलो शांति की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग 15 पॉइंट दो, उसने 5 पॉइंट दिए। ये सब चेस बोर्ड पे अपने प्यादे फिट करने का एक माहौल बना रहे हैं। क्या इनसे बात करो, ये देखेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर की बात नहीं, अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल, नो नो नो। जब तक ये यस नो करेंगे, इनकी यूएसएस ट्रिपली, यूएसएस बॉक्सर दोनों के दोनों पहुंच गए वहां पे। 15 से लेकर 20,000 मरीन्स तैयार हैं हमला करने के लिए। क्या अमेरिका हमला करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, नोबडी नोज। पर अगर ये हमला करता है तो वही एक इसका सलूशन है, वरना आप 30-40 हजार फुट से, चाहे F-22 हो, F-35 हो, जो मर्जी हो, आप मिसाइल मारते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, मारते रहिए, अगले 5 साल मारते रहिए। चलिए बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिका की। क्या वाकई अमेरिका की कमर टूट रही है इस पूरे ऑपरेशंस में? ब्रेक के बाद कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान, इजराइल, इराक इस समय किस तरीके की स्थिति में है उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी। बड़ी खबर इस समय यह है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ टकराव अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जो जानकारी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि जंग के केवल 3 हफ्तों में अमेरिका को करीब $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक यह नुकसान केवल सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। अमेरिका को जंग पड़ी महंगी। क्या गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप? We've had very good negotiations today with Iran. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया बार-बार बातचीत पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ फाइनल डील पर उतारू नजर आ रहे हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. जब भी ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं, उनके बयानों में डील का एक पैटर्न साफ दिखता है, जिससे लगता है कि वे युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के पक्ष में हैं। इसके पीछे एक अहम वजह है आर्थिक नुकसान, क्योंकि अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 हफ्तों में ही 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर यानी 11 से 24,000 करोड़ रुपए तक का सैन्य नुकसान हुआ है। ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा झटका अमेरिका की एयर पावर को लगा है। अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स या तो क्रैश हुए या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक एक जेट की कीमत 800 से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ड्रोन वॉर में भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। MQ-9 जैसे हाईटेक ड्रोन लगातार गिराए गए। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार तक को निशाना बनाया गया। कतर और जॉर्डन जैसे बेस पर करोड़ों डॉलर के सिस्टम डैमेज हुए हैं। 6 के C-135 स्ट्रैटो टैंकर भी तबाह हुए हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगने के बाद उसकी मरम्मत की जा रही है। उधर अमेरिका के सबसे मजबूत E-3G सेंट्री को नुकसान का दावा किया गया है। E-3G सेंट्री की कीमत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,600 करोड़ रुपए है। सामरिक तौर पर देखें तो यह सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिका की अजेय ताकत वाली इमेज पर सीधा वॉर है। उधर जंग के असर से ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से भी अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो
जंग है और जंग के बीच बारूद है, बारूद, मिसाइलें, सब कुछ दागी जा रही हैं और उनके पीछे है पैसा। लग रहा है पैसा और बड़ा आर्थिक नुकसान तो डेफिनेटली अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। मेजर गौरव आर्या जी, क्या चिंता होगी पैसों की अमेरिका को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 3 अरब डॉलर अमेरिका के लिए गौरव रेजगारी है, जिसको हम देसी में चिल्लर कहते हैं ना जी। अमेरिका का एनुअल बजट लगभग 1 खरब डॉलर का है, यानी कि 1000 बिलियन का, लगभग 1000 बिलियन का। 3 अरब डॉलर अमेरिका को, इनको पता भी नहीं लगेगा जमीन में कहां 3 अरब डॉलर। देखिए, बात वो नहीं है। मैं आपको एक बात बार बार बताता हूं, ये जंग में होता है नुकसान। जब आप हवाई जंग लड़ेंगे या कैसी भी जंग आप लड़ेंगे तो हवाई जहाज आपके गिरेंगे, उनमें एक्सीडेंट होगा, लोगों की डेथ होगी, ये सब जंग में होता है। मैं वही बार बार कह रहा हूं, ये जिस तरीके से हम लोगों का डिस्कशन है, या ड्राइंग रूम में डिस्कशन हो रहा है, या मीडिया में डिस्कशन हो रहा है गौरव, ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ईरान जीत गया, ईरान जीत गया। लेकिन बार बार मैं रोज इस प्रोग्राम में एक ही बात कहता हूं, ईरान के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सबको यह पता है कि हाइफा रिफाइनरी के ऊपर मिसाइल गिर गई, आग लग गई। सबको यह पता है कि इजराइल में शॉपिंग मॉल के अंदर मिसाइल गिर गई। सबको यह बात पता है कि अमेरिकन बेसिस पे मिसाइल गिर गई। किसी को यह नहीं पता कि जो हजारों मिसाइल और ड्रोन ये लोग फायर कर रहे हैं, उसने ईरान के अंदर क्या तबाही करी है, इसके बारे में, क्योंकि वहां पे मीडिया है ही नहीं, ईरान अलाउ नहीं कर रहा, ईरान ने सोशल मीडिया अलाउ नहीं करा, ईरान ने कुछ भी अलाउ नहीं करा, सब पूरा लॉकडाउन है। जहां तक ये 3 अरब डॉलर की बात है, लेट मी टेल यू ऑन द रिकॉर्ड, ये अमेरिका के लिए कुछ नहीं है। इतना अमेरिका खा के अपनी थाल में छोड़ देता है जितने का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है, और इसकी कमजोर कड़ी अमेरिका की अगर है तो उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ये अपनी बात से पलट गया तब अमेरिका हार जाएगा इस युद्ध को। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है। मतलब क्या है? यू टर्न का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और करेगा जी। इससे अमेरिका को नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान है अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड से। इसीलिए मैं कहता हूं, अक्सर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर कोई कमजोर कड़ी है अमेरिका की तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। जो सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए वो सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कह रहे हैं कि 3 बिलियन डॉलर तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन कई बार ये भी, इनफैक्ट हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। इजराइल से लगातार वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। मैं मेजर गौरव आर्या, जो आप कह रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है पता नहीं लग पा रहा, उसको जानने की, समझने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 1-2 सवाल हैं, शायद जनता के जहन में भी आ रहे हो, लेकिन उससे पहले रिफत का रुख करते हैं। रिफत हमारे साथ इजराइल से हैं। रिफत, 1 महीना जंग का, और इस जंग के 1 महीने के बाद किस स्थिति पर ये दोनों देश, इनफैक्ट मैं कहूं कि दोनों दल इस समय खड़े हैं? एक तरफ अमेरिका, इजराइल है, एक तरफ ईरान। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कल या परसों कोई बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस रखी हैं, अमेरिका ने अपने तरीके से 15 पॉइंट रखे हैं और ईरान ने 5 ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो लगता है कि शायद अमेरिका मानेगा नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम जारी रखा जाए, जितना भी वहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिकन फोर्सेस की बेसिस हैं उनको बंद किया जाए। ये सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट से बाहर चला गया, और इसराइल का फिर क्या होगा, क्योंकि इसराइल को जिस तरीके से यूएस का सपोर्ट हासिल है, उसके अलावा जो है पूरी फील्डिंग अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में सजाई है, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे फिर उसके अलावा सऊदी अरब हो, तो हर जगह पे उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, तो उनको शायद वो बंद नहीं कर सकता जिस तरीके के शर्त जो हैं वो ईरान ने रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी एक यहाँ पे केमिकल प्लांट पे हमला हुआ जो साउथ इसराइल का एरिया है, बीयरशेवा, और अभी थोड़ी देर पहले फिर से बजन रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है, मिसाइल अटैक किया गया उस पर भी। तो यहाँ पे भी काफी लोकेशन पे नुकसान हो रहा है, हालांकि जानी नुकसान इसलिए ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो है यहाँ पे बंकर। रिफत, माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। क्या आपने मांगों की बात करी कि अमेरिका ने 15 मांगे करी, फिर ईरान ने 5 मांगे करी, क्या आपको लगता है कहीं पे, क्योंकि आप ग्राउंड पे, इसलिए मैं आपसे बड़ा अहम सवाल पूछने वाला हूं, क्या आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसी मांगे एक दूसरे से कर रहे हैं जो इनको पता है कि कभी पूरी नहीं होंगी, ना ईरान पूरी करेगा ना अमेरिका पूरी करेगा? क्या आपको ऐसा सेंसिंग भी लग रही है? देखिए मेजर गौरव आर्या, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कभी कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक होने जा रहा है, दे आर आवर फ्रेंड्स, कभी कहता है कि अब ट्रूप्स को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट ऐसी है कि 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो खार्ग आइलैंड की तरफ रवाना हुई हैं, और
दूसरी तरफ से ईरान ने थ्रेट दिया है कि 1 मिलियन ट्रूप्स उनके रेडी हैं उनका जो है मुकाबला करने के लिए। तो ये जी। हो गई एक बात। दूसरी ये हो गई कि दोनों तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। यूएस फोर्सेस लगातार ईरान में ऑपरेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इस्राइल ने साफ कर दिया है कि वो एक बफर जोन लेबनान में बनाएंगे पूरे साउथ लेबनान में अपने नॉर्थ इस्राइल को बचाने के लिए। तो यानी वहां से भी लगातार जो है फाइट की जा रही है। और तीसरे तरफ से गाजा में भी काफी एयर स्ट्राइक्स पिछले 2-3 दिनों से हुई, काफी लोग वहां पे भी मारे गए। तो ये वार जो है काफी जगहों पे चल रहा है। अब अचानक से जो है हुटीज जो है सामने आ गए। अभी तक तो यमन की तरफ से कोई अटैक नहीं हो रहा था, अब यमन की तरफ से साउथ इस्राइल पे अटैक किया जा रहा है, नॉर्थ इस्राइल पे हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जा रहा है। और ठीक है, चलिए रिफत, जो आप जिक्र कर रहे हैं एक चीज तो बहुत क्लियर, आपकी बातों से दर्शक समझ गए होंगे कि ग्राउंड पर इस समय उन 10 दिन वाले, 5 दिन वाले या फिर 1 महीने के सीज फायर के ऑफर वाले किसी भी दावे का असर नजर नहीं आ रहा। रिफत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दी है। सऊदी में अमेरिका का E-3 अवॉक्स तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस समय की, यूएस का एयरबॉर्न कमांड सेंटर है E-3 अवॉक्स। ईरानी मीडिया ने नुकसान की तस्वीरें जारी कर दी हैं। E-3 के तबाह होने से करीब 600 करोड़ रुपए का झटका अमेरिका के लिए कहा जा सकता है। हालांकि मेजर गौरवारे पहले कह चुके हैं कि $3 बिलियन कुछ नहीं है, तो ये 600 करोड़ तो बिल्कुल ही आप कहिए कि जो आप कह रहे थे कि चिल्लर है वैसी लग रही है। लेकिन अमेरिका अब तक दावे को खारिज कर रहा है। मैं पैसों के ऊपर नहीं जा रहा हूं मेजर गौरवारिया, मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए, जब बड़े मैच में या बड़े मुकाबले में कोई छोटी टीम आपको नुकसान पहुंचाती है ना, वो दिल बहुत दुखाती है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसों की बात नहीं है, जो नुकसान हो रहा है शायद वो दिल पे जाके लग रहा है अमेरिका के। नहीं, बिल्कुल दिल पे जाके लग। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये नुकसान छोटा है जी। जब ईरान जैसा मुल्क अमेरिका के जहाज उड़ा रहा है तो नुकसान बड़ा है अमेरिका के लिए। और अहम पे लगती है चीजें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगती हैं कि यार ये क्या कर दिया मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस पे डाउट नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये सोचते हैं कि इससे अमेरिका को कोई आर्थिक चोट पहुंचेगी तो पेरिश द थॉट। इतने का तो ये लोग तेल फूक जाते हैं एक साल में एक्सरसाइज करते करते। तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ कि कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन हाँ, जो ईरान लड़ रहा है और वो जो रिफत से हमारी बात हुई थी, मैं फिर से एक बार एक बात कहना चाहता हूं। रिफत से जो बात हुई थी उस पे देखिए, आज की तारीख में ये दोनों एक दूसरे से ऐसी मांगे कर रहे हैं, ईरान चाहे अमेरिका से करे, अमेरिका चाहे ईरान से करे। इनको पता है कि दूसरा नहीं मान सकता, इनको पता है, और ये मांगे देने से पहले इनको पता है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना छोड़ दो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अरे कैसे छोड़ दे? पूरा का पूरा मुश्तबा खमैनी की जो पूरी रियासत है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे टिकी हुई है। जिस दिन उसने ऐलान कर दिया ईरानियों के सामने कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना त्याग रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम त्याग रहा हूं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, मैं सबको त्याग रहा हूं, अरे लोग उसको भगा देंगे, लोग उसको भगा देंगे। उसकी ताकत ही वो है। अमेरिका कह रहा है कि तुम अपनी ताकत छोड़ दो, तुम अपनी ताकत छोड़ दो। और वहां पे ईरान क्या मांग रहा है अमेरिका से? सोचा है आपने? ईरान कह रहा है कि तुमने जितनी बमबारी करी उसका पैसा दो। ये सारे के सारे एक दूसरे से पैसा मांग रहे हैं। ईरान मांग रहा है अमेरिका से, वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान से पैसा मांग रहा है, कह रहा है जो तुमने बमबारी करी तुम उसका पैसा दो। जी। कोई किसको पैसा देता है युद्ध में? नोबडी गिव्स मनी टू एनीबडी। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रही हैं यहां पे। चलिए, मैं थोड़ा सा वक्त का जिक्र कर रहा था E-3, अगर ग्राफिक आ पाए तो वो भी हम कुछ दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को, और मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं ताकि उसके ऊपर बात की जा सके कि ये कितना घातक है, कितना एडवांस है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, पहले मैं एक बार पूरी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ग्राफिक दिखाएंगे, लेकिन उसकी एक मैं इमेज दिखानी चाह रहा हूं जो AI जनरेटेड है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप ग्राफिक प्ले कर पाए PCR। और सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री रडार कवरेज। देखिए, ये है जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, और तस्वीर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेजर गौरवारिया, ये कितनी एडवांस टेक्निक है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसको टारगेट किया गया। ये देखिए जो दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, AI जनरेटेड वीडियो है ये, और बिल्कुल ऊपर घूमती हुई उड़न तश्तरी की तरह ये पूरे रडार की तरह काम करती है, जिसको टारगेट किया गया। जी, अच्छा, इसको टारगेट किया गया, मुझे जरा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, टारगेट हवा में उड़ते किया गया कि जमीन पर था? जानकारी है कि हवा में उड़ते हुए किया गया। अच्छा, अब ये जो है मैं आपको बताता हूं, ये जो सेंट्री कह रहे हैं इसको, बोइंग का जी, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इसको इमेज को प्लीज ले आइए, प्लेन की उड़ती हुई इमेज। हाँ, पहले वाली इमेज ले आइए। जी जी। अब ये बेसिकली सिर्फ रडार नहीं है, ये एक फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जी। सबसे बड़ी बात, रडार उसका एक हिस्सा है। ये पूरा का पूरा जिसको हम बैटलफील्ड अवेयरनेस कहते हैं, यानी कि अगर हम कह रहे हैं 300, 400, 500, 600,
इतने किलोमीटर की पूरी बैटलफील्ड अवेयरनेस, ये एक तो उड़ता रडार है पहली चीज जी। ये उड़ता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, हर जगह से इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है और ये इंफॉर्मेशन बाकी नीचे दे रहा है। इसके अंदर पूरी टीम बैठी है जो एनालाइज कर रही है कि साहब ये जो ब्लिप आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो मिसाइल आ रही है इसका क्या मतलब है, ये जो ईरानी टैंक मूवमेंट हो रही है इसका क्या मतलब है, सब पे नजर रख रहा है इतने 100 किलोमीटर के इलाके में। बिल्कुल, बहुत आप कह सकते हैं एडवांस है। हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की भी, कि पाकिस्तान का मजाक कैसे बन रहा है, जहां वो कहता है कि मैं मध्यस्थ हूं, मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं। ब्रेक के बाद तो कमांड सेंटर में एक बड़ी खबर, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान जंग में स्पेन को यूएस की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। अमेरिकी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आर्मी बेस पर पाबंदी के बाद एयर स्पेस की भी पाबंदी लगा दी गई है। ये एक अहम और बड़ी खबर है जिसको हम आपको बता रहे हैं। यूएस को बड़ा झटका दिया गया है स्पेन की तरफ से। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। इस सेगमेंट की एक बड़ी खबर है, उसका मैं रुख कर रहा हूं। आज सुबह ही ट्रंप ने कहा था कि उन्हें काफी भरोसा है कि ईरान के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि वो जंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान जंग के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्लाह बने पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलत्ती का स्वागत करते समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार औंधे मुंह गिर पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने वालों की हंसी तो छूटी ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब 2 दिनों की बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ईरान युद्ध को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में ईरान युद्ध के 2 बड़े किरदार अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं हैं। यानी ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान इस कदर छटपटा रहा है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दाल भात में मूसल चंद बने हुए हैं। कोई उनसे मदद मांगे या ना मांगे, वे खुद ही मदद देने पहुंच गए। इस्लामाबाद में 4 देशों की मीटिंग बुला ली गई और आनन फानन में इशाक डार गिर पड़े, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बन गया। हालांकि इस बीच एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान में कथित इस्लामिक नाटो बनाने की योजना चल रही है? क्योंकि वहां जो 4 देश 2 दिनों की बातचीत के लिए जुटे, वे चारों मुस्लिम देश हैं। तो कमांड सेंटर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं। पाकिस्तान बिचौलिया, पाकिस्तान मध्यस्थता करना चाहता है, पाकिस्तान अपना ही मजाक बनवा रहा है। मेजर गौरव आर्य, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानना चाहूंगा पाकिस्तान को देखकर सुनकर आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कभी भी एंटरटेनमेंट की कमी महसूस नहीं होती। अगर पाकिस्तान टीवी चैनल होता गौरव, तो इसकी टीआरपी आसमान छू रही होती। ये देखिए, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गिर जाता है सामने। अच्छा, क्यों गिरता है? ये देखिए, हम भी गिर सकते हैं, कोई भी गिर सकता है, ये बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है, मध्यस्थता करवा रहा है, और जिनके बीच में करवा रहा है सबसे उसने पैसे ले रखे हैं। अब आप एक मुझे बात बताइए गौरव, कि जब सबसे उसने पैसे पकड़ रखे हैं तो क्या पाकिस्तान न्यूट्रल हो सकता है? एक तरफ ईरान है और एक तरफ सारे अरब देश हैं और अमेरिका है। अमेरिका से उसने पैसे ले रखे हैं, सऊदी अरब से पैसे ले रखे हैं, बहरीन से ले रखे हैं, कुवैत से ले रखे हैं, कतर से ले रखे हैं, यूएई से ले रखे हैं, ओमान से ले रखे हैं। किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने। जब किसी को छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान ने, तो आप एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान मध्यस्थता कैसे करेगा? उसका तो इंटरेस्ट है, बिल्कुल, वो तो मालिकों के गाने गाएगा। फेयर नहीं हो सकता, फेयर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। चलिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन तस्वीर एक बात देख लीजिए। जब इशाक डार गिर गए हैं, मैं बात कर रहा था कि बिचौलिया बनने की बात पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या वाकई बिचौलिया बन पाएगा? ये जंग को रुकवा पाएगा? मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अगर आपने मध्यस्थता करनी है तो आपके, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हाथ में चाहिए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे तो लोन लेकर बैठे। सबसे बड़ी चीज जो चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए जी। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोग आपको माने कि आप इस लायक हैं।
ये सिर्फ पाकिस्तान ये करवा रहा है। मैं बता रहा हूं आज की तारीख में इजिप्ट का क्यों आया है। ये पाकिस्तान के कहने पे आया है ना, ये अमेरिका के कहने पे आया है। और अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान बीच में पड़ेगा तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यस सर बोलेगा। बात यह है अमेरिका ये मैच फिक्स कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की इतनी औकात है, इतनी औकात है कि मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर को बोलेगे भाई साहब आप इस्लामाबाद आइए? वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है और वो क्या लेने इस्लामाबाद आएगा? ये सारी की सारी साजिश जो है, पूरा का पूरा जो गेम है अमेरिका ने रचा है। अमेरिका ने इजिप्ट को बोला आप जाओ। शर्म अल शेख में बात हुई थी, आपको पता है जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई थी, शर्म अल शेख कहां? इजिप्ट में है। ये सारा का सारा, तब भी वो सलूट मार रहा था, आपने देखा था शहबाज शरीफ, वो सारे हमारे दर्शकों ने देखा हुआ ऐसे सलूट मार रहा था। वही तो चीज है, ये सब का सब प्रायोजित है भाई। आप कह रहे थे क्रेडिबिलिटी, ये देखिए एकदम बड़ी जीरो, यही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए शानदार बयान दे रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते। Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. देखिए पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या वाकई मध्यस्थ बन सकता है। गौरव आर्या कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्या, कि अगर आपने सबसे लोन ले रखा है, पैसे ले रखे हैं, तो आपके ऊपर कोई विश्वास कैसे करेगा कि आप हमारे हक की बात नहीं करेंगे या उनके हक की बात नहीं करेंगे, आप न्यूट्रल होंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पूरी गेम में खुद आ गया, लाया गया। आपने कहा कि ये तो प्रायोजित है, तो इसका मतलब है कि ये जो मध्यस्थ वाली एक गेंद फेंकी गई, एक आप कहिए कि एक शगुफा छोड़ा गया, तो वो भी सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। गौरव दो बातें हैं। एक तो आप लोन की बात कर रहे हैं, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे एग्री करता हूं जी। लेकिन सबसे सिर्फ लोन नहीं, इसने खैरात ले रखी है सबसे। लोन तो फिर भी आप वापस करते हैं, या आपकी मंशा होती है कि मैं कल नहीं तो परसों अगले साल वापस करूंगा। इसने तो सीधी सीधी खैरात पकड़ी है, इसने भीख ले रखी है पाकिस्तान ने। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो गया था खाना खाने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे, जी ठीक है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में गया था खाना खाने के लिए, उसका बिल है, ये उसका बिल है। ये क्या बातें हैं, ये 10 जहाज चले गए और आपने गिफ्ट दे दी मुझे, 20 जहाज तेल के चले गए, ये कैसे जा रहे हैं भाई? अमेरिका बमबारी कर रहा है, इन्होंने बोल दिया कि हम ताबूत की लाइन लगा देंगे, आग लगा देंगे जो भी यूएस मरीन्स आएंगे। वो ईरान अमेरिका को गिफ्ट दे रहा है तेल के जहाजों की। आप कभी सोच सकते हैं ये सारा का सारा पाकिस्तान का फ्रॉड है, पाकिस्तान दगाबाजी कर रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें हजम नहीं हो पाती, उनमें से ये गिफ्ट वाली बात की, तेल के टैंकर गिफ्ट दे दिए गए, इस पर आगे भी बात होगी। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजरायली मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, इस खबर के ऊपर बात करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि अगर ग्राउंड पर उतरे अमेरिका के सैनिक तो इजराइल वाले साथ नहीं होंगे। बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर है, ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन के साथ नहीं होगा इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन पर इजराइल ने इनकार कर दिया है। यह एक अहम और बड़ी खबर है इस समय की। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है कि अगर अमेरिका ने वो रास्ता चुना जहां पर उन्होंने अपने कमांडोज को बोला कि आप उतरिए जमीन के ऊपर, ईरान में घुस जाइए और अपने ऑपरेशन को अंजाम दीजिए, तो उसके ऊपर यह है कि अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेजर गौरव आर्या, कि ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के कमांडो जाएं, इजराइल बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे? देखिए इसमें दो पहलू हैं। यह खबर ऐसी नहीं है जैसे हमें दिखाई दे रही है। इस खबर का एक और पहलू यह है कि साहब देखिए ऑलरेडी इजरायली मोसाद ग्राउंड पर है। ये जो टारगेट का आइडेंटिफिकेशन है ये किस तरीके से हो रहा है, इजरायली इंटेलिजेंस जमीन पर है, कैसे पता लग रहा है कि यहां पे ये बैठा है और यहां पे ये बैठा है, ये मोसाद कर रहा है। तो इजराइल ऑलरेडी लड़ाई शुरू करने से पहले ईरान के अंदर था और इजराइल आज की तारीख में भी वहां पे एक्टिव है, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि क्या कारण है कि वो कह रहा है कि साहब हम अंदर नहीं जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इजराइल की बहुत सारी फौजें लेबनान के अंदर है। आप ये समझिए, इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस, हिजबुल्लाह से कौन निपटेगा ये बताइए पहले। हिजबुल्लाह से आपको चाहिए कोई निपटने के लिए? हमास अभी एक्टिव नहीं हुआ है पूरी तरीके से, हमास भी एक्टिव होगा। अगर इजरायली फोर्सेस आप वहां से हटा के ले जाएंगे ईरान के अंदर, तो हमास को कौन संभालेगा, हिजबुल्लाह को कौन संभालेगा? वहां पे लाइव ऑपरेशन चल रहे हैं और वो लेबनान के अंदर घुस चुके हैं। गौरव, तो ये इनकार नहीं, आप कह रहे हैं कि ये इनकार नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है। देखिए, और ये कहना कि सिर्फ ग्राउंड ट्रूप्स नहीं, क्या इजराइल की एयरफोर्स वहां पे बमबारी नहीं कर रही है? पहली चीज, क्या इजराइल के कमांडो वहां पे नहीं है? क्या इजराइल का मोसाद वहां पे नहीं है? क्या इजराइल वहां से खबर नहीं दे रहा है? आपको क्या लग रहा है वहां पे ग्राउंड एसेट्स ईरान में किसके ज्यादा हैं, CIA के कि मोसाद के? डेफिनेटली मोसाद के।
डेफिनेटली मोसाद की। चलिए इस बड़ी खबर के ऊपर भी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। तो पाकिस्तान परेशान है मध्यस्थता करने के लिए, यानी एक ऐसा देश जिससे खुद अपना घर नहीं संभल रहा, वो दूसरे का घर संभालेगा। तो कुछ तथ्य हमारे साथ में आएंगे और पाकिस्तान, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, इधर से क्या चाहिए उधर से क्या चाहिए उसके ऊपर बता रहे हैं। अमेरिका से चाहिए फंड, ईरान से चाहिए तेल। तो अमेरिका, जो आप जिक्र कर रहे थे ना कि दोनों तरफ से मांगने की आदत है, इधर से भी चाहिए उधर से भी चाहिए, तो बीच में खड़े होकर मध्यस्थता करके शायद यही उनकी स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका हथियार दे दे और इधर से शिया मुसलमान खुश हो जाएं अगर ईरान को जाकर आप बात करते हैं। नहीं, दोनों चीजें गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पहली चीज को यह है कि ईरान से वो तेल नहीं लेता। ईरान से तेल नहीं लेता क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं और ये डरते हैं बहुत कि अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। तो ये जो भी तेल लेते हैं सऊदी अरब से लेते हैं, कहीं और से लेते हैं, भीख में लेते हैं। ईरान तो फिर कैश मांगेगा, तो ईरान से तेल स्मगल होता है थ्रू बलूचिस्तान, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज, जहां तक शिया मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, शिया मुसलमानों का जितनी कत्लो गारत पाकिस्तान के अंदर हुई है और कहीं नहीं हुई है। इनको स्कूलों में मारा है, इनको बसों में मारा है, शिया डॉक्टर्स को क्लिनिक में घुस घुस के कराची में मारा है, और ये सारी की सारी एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी तंजीमों ने किया है पाकिस्तान के अंदर। यहां पे गेम क्या हो गया? यहां पे गेम थोड़ा सा पलट गया। क्यों? अब आप सुन्नी से पूछिए कि तुम्हारा पहला दुश्मन और बड़ा दुश्मन कौन, शिया की यहूदी? यहां पे इजराइल है जी। और पूरा जो प्रो ईरान की फीलिंग चल रही है वो एक्चुअली एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका की फीलिंग है। दैट इज नॉट सो मच प्रो ईरान एज इट इज एंटी इजराइल एंड एंटी अमेरिका। ये गेम चल रहा है वहां पे। तो ये गेम चल रहा है, लेकिन मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं जो आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इनकी मध्यस्थता वाले पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ तो उसका फायदा क्या है? मतलब चाहता क्या है, उसको हासिल क्या होगा? आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि ये तो खैरात कहिए, भीख कहिए, लोन कहिए, किसी भी तरह से उसको कहिए, ईरान से क्या मिल सकता है पाकिस्तान? देखिए सीधी बात समझिए, ईरान से उसको कुछ नहीं मिल सकता। उसको जीरो नहीं मिलेगा ईरान से, क्योंकि ईरान के पास कुछ है नहीं देने के लिए। तेल है ईरान के पास, गैस है ईरान के पास, जो पाकिस्तान खरीद नहीं सकता। तो ये बेसिकली क्या है कि अमेरिका का एक प्यादा है पाकिस्तान, अमेरिका का प्यादा है। अमेरिका ने आदेश दिया है कि तुम ये गेम खेलो। आपने देखा होगा जब से लड़ाई शुरू हुई है, ट्रंप क्या कहता है? डील होने वाली है, डील होने वाली है, किसी भी दिन डील हो जाएगी। अभी आपने खुद न्यूज ब्रेक करी, ट्रंप कह रहा है कि डील हो जाएगी। कहां डील हो जाएगी भाई? तुमने तो 10-15 हजार फौजी डाल दिए, तुम कह रहे हो खड़ग आइलैंड पे मैं कैप्चर कर लूंगा, यहां पे तुम कह रहे हो डील हो जाएगी। ये दो मुंह से बात क्यों कर रहे हो? यहां पे असली बात यह है कि मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार, दोबारा रिकॉर्ड पे बोलूंगा गौरव, अगर यहां पे ईरान को कहीं से धोखा मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान जंग में केवल पाकिस्तान ही नहीं, यूक्रेन भी चौधरी बनने की कोशिश में है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। ईरान जंग पर जेलेंस्की का दावा। रूस ने की ईरान के लिए मुखबिरी। क्या रूस ने लीक किया अमेरिकी डेटा? ईरान जंग में यूक्रेन की एंट्री हुई है क्योंकि रूस के कट्टर दुश्मन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले से पहले रूस ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। कतर दौरे के दौरान बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सऊदी अरब में अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमले से पहले रूस ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है और वो जानते हैं कि रूस जानकारी साझा करता है। यानी जेलेंस्की कह रहे हैं रूस ईरान के लिए अमेरिका की मुखबिरी कर रहा है। आसान शब्दों में रूस ईरान का जासूस है जो अमेरिकी ठिकानों की डेटा ईरान तक पहुंचा रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैटेलाइट्स ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे की तस्वीरें ली। ये वही अड्डा है जहां पर अमेरिकी और सऊदी सेनाएं तैनात हैं और ईरान ने 26 मार्च को इस पर हमला किया था।
जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और इसीलिए जेलेंस्की ने रूस की सैटेलाइट तस्वीरों का कनेक्शन प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हुए हमले से जोड़ा। कहा कि इस तरह बार-बार तस्वीरें लेना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि अगर वो एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार तस्वीरें लेते हैं तो ये एक तरह का अभ्यास है, और तीसरी बार तस्वीरें लेने का मतलब है कि 1 या 2 दिन में वो हमला करेंगे। जेलेंस्की ने यह दावा ऐसे समय किया जब जेलेंस्की रूस के खिलाफ खाड़ी देशों से समर्थन मांग रहे हैं। अपनी यात्राओं के दौरान यूक्रेन ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे देशों को अपने युद्ध क्षेत्र के अनुभव, विशेष रूप से हवाई रक्षा और ड्रोन युद्ध में देने की पेशकश की है। तो इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखता हूं। बात जेलेंस्की की हो रही है, बात यूक्रेन की हो रही है। जेलेंस्की का दावा है 100% यकीन है कि रूस ने ईरान का साथ दिया है। यह खुफिया जानकारी साझा की गई थी। ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है, यह भी कहा गया है। तो कुछ तथ्य आ रहे हैं। जेलेंस्की का दावा क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% यकीन है कि रूस ने ईरान का साथ खुफिया जानकारी साझी की थी। तो एक चीज तो हम पहले भी बात करते हैं कि ईरान के पीछे रूस या चीन पर्दे के पीछे तो नजर आता है, लेकिन जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरानियों की मदद करना रूस के ही हित में है। तो ये बड़ी पावर्स हैं जिनका हम आगे भी जिक्र करेंगे। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स अगर मैं दिखाता हूं। रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थी। ये जेलेंस्की दावा कर रहे हैं। यूक्रेन एक तरह से आप कहिए कि अपनी स्टेटमेंट्स के साथ इस युद्ध में कूद चुका है। जी नहीं, स्टेटमेंट नहीं, यूक्रेन ने तकरीबन 225 एंटी ड्रोन एक्सपर्ट भी भेजे हैं गौरव। तो जो डिप्लॉयड है मिडिल ईस्ट में एंटी ड्रोन एक्सपर्ट, क्योंकि जो ईरान ड्रोन मार रहा है, शाहिद ड्रोन्स, वही ड्रोन ईरान ने रशिया को दिए थे जी। और ये कह रहा है कि 4 साल से हमें प्रैक्टिस हो गई है कि शाहिद ड्रोन को काउंटर कैसे करना है। हमारे पास ऐसे ड्रोन हैं जो शाहिद ड्रोन को काउंटर करते हैं। तो ये बात सेट है, वो फिजिकली लड़ाई में आ चुका है, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि साहब एयरबेस की फोटो ली और एयरबेस का ये करा। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, किसी को ये डाउट ना हो, ये एयरबेस कहां पे है सबको पता है। इसके लिए सैटेलाइट इमेज की जरूरत नहीं है। लेकिन फायदे में कौन है? जितना अमेरिका फंसे, जितना अमेरिका और नेटो के बीच में दरार पड़े, जितना अमेरिका के एसेट्स, आपने $3 अरब की बात करी, उसको नुकसान हो, किसको फायदा है? यानी कि रशिया को क्यों फायदा है? रशिया को इसलिए फायदा है क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बोल रहा है कि जो मैंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं वापस लाओ, मुझे जरूरत है इसकी, वापस लाओ। बिल्कुल। तो भाई वापस लाओ तो फायदा किसका है? रशिया का है। इसलिए रशिया मदद करता रहेगा, ईरान की करता रहेगा कि देखो ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, ये लोग हमें हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं, हम ईरान को मजबूत करके, ये चेस है ना जी, ये चेस है, ये शतरंज खेल रहे हैं आपस में, ये बड़ी बड़ी ताकतें, दे आर प्लेइंग चेस। जी, मैं एक और चीज जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी। आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि देखिए इजराइल में तो मीडिया है, वहां से तस्वीरें आती है, ईरान से नहीं आती, लेकिन सैटेलाइट तो है ना, वहां पर कितनी तबाही हुई है, क्या हुआ है, दोनों में कैसे आप अंतर देखते हैं? जी देखिए, दो चीजें हैं। सैटेलाइट इमेज से आम सिविलियन को कुछ पता नहीं लगता। आपको छोटा सा एक ब्लैक डॉट दिखेगा, बहुत छोटा सा ब्लैक डॉट जी, वो सैटेलाइट से, क्योंकि सैटेलाइट से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर है वो। ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, अब सामने एक बात बताइए, अगर हम अपनी ऑडियंस को सैटेलाइट इमेज दिखाएं, ऑडियंस को इतनी इंटरेस्टेड नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप ये दिखाते हैं काला धुआं निकल रहा है जी, बिल्कुल काला धुआं, आग की लपटें हैं, तो उसका इमेज दिमाग पे और असर पड़। ये देखिए साहब, ठीक है, ये उड़ा ड्रोन और ये घुसा घर के अंदर, अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो उसका और असर पड़ता है। ये इमेजेस ईरान से आना बंद हो गई हैं। ईरान में सोशल मीडिया लगभग बंद है, सिर्फ कुछ लोगों के पास है जी। ये गेम ईरान खेल रहा है इंफॉर्मेशन के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजराइल के हाइफा में हमले की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। हाइफा में हमला हुआ, मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं, और अब तस्वीर भी सामने आ गई है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का दावा किया गया था और हमले के बाद रिफाइनरी में आग की लपटें उठती हुई नजर आई थी। जंग शुरू होने के बाद हाइफा के ऊपर यह दूसरा बड़ा हमला है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से अटैक किया गया। पहले जो तस्वीर आपको दिखाई थी, आपको याद होगा, वो केवल तस्वीर थी हमले के बाद की, जिसमें आप कहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन था या धुएं की तस्वीरें थी। लेकिन ये जब बम आके गिर रहा है उस समय की तस्वीर है। बिल्कुल आप
तस्वीर के ऊपर देखिए, पीछे स्क्रीन के ऊपर आ गया हाइफा के ऊपर जो अटैक किया गया है और कैसे आके अटैक किया गया और उसके बाद की जो आग की लपटें और धुएं के गुबार उठ रहे हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। हाइफा का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं मेजर जी जी जी, ये दूसरा बड़ा हमला था हाइफा के ऊपर। कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था जी, इन्होंने हाइफा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ही हमला किया था, दोबारा किया है और ये हमले चलते रहेंगे। देखिए जब तक इजराइल अपना नदन फ्लैंक कवर ना करे, लिटानी रिवर की बात आपने करी थी, आपको याद होगा 3 दिन पहले, लिटानी रिवर, जब तक साउथ ऑफ लिटानी रिवर इजराइल पूरी तरीके से कवर ना कर, ये ड्रामा चलता रहेगा। आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। हाइफा के ऊपर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे प्रॉक्सी वॉर की। कौन शिकार कौन है इस प्रॉक्सी वॉर का, ब्रेक के बाद। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात होगी ट्रंप की पीस टॉक की। जी हम पीस टॉक की डेडलाइन के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, मैं उसका रुख करूंगा। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीस टॉक के ऊपर जंग पर इजराइल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग नहीं रुकेगी, हमें पता है कि क्या करना है। इससे पहले इजराइल ने यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सवाल है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अपने अपने तरह से वॉर को प्लान कर रहे हैं? क्या दोनों का प्लान, रणनीति, स्ट्रेटजी डिफरेंट है और क्या वो बिल्कुल अलग ही इस जंग को बना देगी? गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य, एक बहुत छोटा सा कमेंट, क्या बाकी दोनों का प्लान अलग है या फिर कंफ्यूजन है? नहीं, दोनों का प्लान एकदम बिल्कुल अलग है। इजराइल चाहता है तख्ता पलट, इजराइल चाहता है कोई और सरकार। और मैंने आपको क्या बोला था कुछ समय पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे कमजोर कड़ी है जी। यही इजराइल का सबसे बड़ा डर है कि आदमी पलट ना जाए, इसकी मैं बात कर रहा था। तो कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप, मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं। ईरान जंग में बंधक बन गए ट्रंप। ईरान ने फैलाई जंग, फंस गए ट्रंप। फरवरी के आखिर में यूएस इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, सुप्रीम लीडर तक को मार दिया गया, न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए। लेकिन ट्रंप का मकसद अभी तक अधूरा है। ट्रंप ईरान में रिजीम नहीं बदल पाए, हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए, यहां तक उनके ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के दावे पर भी सस्पेंस हैं। क्या ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति है जिसके सामने अमेरिका की ताकत भी बेअसर हो रही है? क्या ईरान इस जंग को सीधे लड़ने की बजाय फैलाने यानी डिफ्यूज करके लड़ रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार बना लिया है? क्या हिजबुल्लाह, हूथी, इराकी मिलिशिया और सीरिया में बचे हुए विद्रोहियों के जरिए ईरान ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार न मानने की रणनीति के जरिए ईरान अमेरिका को एक लंबी, महंगी और राजनीतिक रूप से नुकसानदायक जंग में फंसा दिया है? तो हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ही बंधक की तरह महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि मेजर गौरव आर्य इस एपिसोड में लगातार जिक्र करते आए हैं कि ये एक चाल है, एक तरह से पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जी, लेकिन मैं एक बात फिर बोल दूं कि ये बंधक महसूस कर रहे हैं, इसका मुझे ऐसा लगता है इसका ये मतलब है गौरव जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो उतनी जल्दी नहीं हुआ जितना वो चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि वो आएंगे, 4 बम मारेंगे, तख्ता पलट हो जाएगा, वो नहीं हुआ। 24 घंटे में उन्होंने खामेनेई को तो खत्म कर ही दिया। नहीं, 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई खत्म करवा रहे थे। वो 24 घंटा उनका एक तकिया कलाम टाइप का है। चलिए कुछ मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं, तथ्य, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। जंग में जोर का झटका लगा है क्या? आप बात देखिए कि रिजीम चेंज करने की बात थी, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे, जो मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ही सब कुछ कर लेंगे। उनको लग रहा था कि ऐसा होगा, नहीं हुआ। रिजीम चेंज नहीं हुआ, हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाए, न्यूक्लियर टारगेट अभी सस्पेंस, वो पिक्चर क्लियर हो ही नहीं पा रही। कुछ और भी तथ्य हैं, वो भी एक बार दिखा देंगे। रिजीम चेंज का मैं जिक्र कर रहा था, अब सहमत है कि न्यूक्लियर टारगेट ही था एक टारगेट, और जो हम बंधक का जिक्र कर रहे हैं, फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि ना तो रिजीम चेंज हुआ, ना हॉर्मुज पर कंट्रोल है। दुनिया सवाल उठा रही है, अपने घर में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। देखिए, अगर आपको हराना है ईरान को तो आपको फौजें उतारनी पड़ेंगी। ये 30,000 फुट से अटैक करके रिजीम चेंज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने न्यूक्लियर इनका बर्बाद कर दिया, ये तो उन्होंने पिछले साल पहले जब मिडनाइट हैमर लॉन्च करा था ऑपरेशन, तब भी ये कह रहे थे इनका न्यूक्लियर हमने बर्बाद कर दिया। ये बार बार एक चीज को बर्बाद कैसे करते हैं? क्या ईरान ने 6 महीने के अंदर दोबारा न्यूक्लियर बना लिया? नहीं, पहली बार भी बर्बाद नहीं हुआ था, चोट पहुंची थी।
चोट पहुंची थी, ठीक है। अभी फिर चोट पहुंची है। बर्बाद कौन बताएगा बर्बाद हो गया? जब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे, जब आप उसको कंट्रोल करेंगे और जब आप स्वयं उसको अपने हाथों से बर्बाद करेंगे, उस दिन आप गारंटी दे सकते हैं कि यहां सब बर्बाद हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात हो रही है, अब फंसे हुए या बंधक बने ट्रंप की वो मजबूरी है। देखिए गौरव, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर रहे हैं जी। 400-500 किलो, वो कहां है? कोई तो इंसान होगा जो उसको पकड़ के लेकर आएगा न्यूक्लियर मटेरियल को कि साहब ये अब हमारी गिरफ्त में है। ठीक वो है, हवाई जहाज से 30,000 फीट से हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल। इट कांट हैपन। चलिए कुछ और भी तथ्य हैं जिनका हम बात करें। कई फ्रंट से जंग लड़ी जा रही है, और जो हम प्रॉक्सी वॉर का भी जिक्र कर रहे थे कि क्या प्रॉक्सी वॉर में ईरान इस समय फ्रंट फुट के ऊपर है, या ईरान ने उस तरीके से अपने आप को प्लान किया हुआ था पहले ही और उसका असर है? देखिए बात ये नहीं है, ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। जो लोग जी। टेलीविजन पे बोल रहे हैं ईरान जंग जीतेगा, देखिए ईरान जीत का सवाल ही नहीं उठता। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि जीत इतनी महंगी हो जाए अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, कि वो लोग जी। अफसोस करने लगे कि साहब ये जीत हुई क्यों। बात यह है कि ईरान ने अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कश्तियां जला देना, जी। पूरे अरब मुसलमान देशों पे बमबारी करना। ईरान ने सबके साथ अपने रिश्ते खराब कर दिए, और ये सूझी बूझी एक रणनीतिक, जिसको कहते हैं चाल है ये। चलिए कुछ और तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। इजराइल की चुनौती केवल ईरान और लेबनान नहीं है, गाजा में हमास भी एक्टिव है, जो हम प्रॉक्सी वार का जिक्र कर रहे हैं, जिसे खत्म करने के लिए आईडीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इजराइल के गाजा पर हमले की नई तस्वीर कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। हमास के ठिकाने तबाह किए गए हैं और किस तरह से उनको टारगेट किया गया, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बम, और उसके बाद आप कहिए कि बड़ा नुकसान वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक है, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यही बात हमारी कुछ समय पहले हो रही थी, जब ये बोला था कि साहब इजराइल कह रहा है कि हम ईरान अपने फौजी नहीं भेजेंगे। उसके फौजी गाजा में हैं, उसके फौजी लेबनान में हैं। इजराइल की इतनी बड़ी फौज नहीं है कि साहब 5 जगह लड़ाई लड़ ले, लेकिन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल। ठीक है, तो फौजें उसकी हैं, पैदल सेना नहीं है, क्योंकि पैदल सेना की आवश्यकता गाजा में है। पैदल सेना की आवश्यकता उससे हिजबुल्ला लेबनान में लड़ रहा है वो। चलिए मैं अपने दर्शकों तक इसका पूरा मैप भी दिखाना चाहूंगा। अगर मेरी टीम सुन रही हो तो एक मैप इसके ऊपर आएगा, जिसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। हिजबुल्लाह का हम जिक्र कर रहे हैं, लेबनान का जिक्र हो रहा है। 40 से 50 हजार हिजबुल्लाह के लड़ाके कहिए, या उनके जो पूरी कमान संभाले हुए हैं उनकी बात हो। ये बहुत बड़ा नंबर तो है, ऐसी बात नहीं है। 40-50 हजार ठीक ठाक बड़ा नंबर होता है। अगर प्रॉक्सी वार में हम जिक्र कर रहे हैं, पीएमएफ 80 से 80,000 से 1 लाख है। मैं वही कह रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूची अपना प्रोग्राम दिया था जी, कि साहब ये 15 मांगे हैं, उनमें से एक ये था कि अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को आप बोलें कि वो खत्म हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, या आप उनको डिसबैंड कर दीजिए। बिल्कुल। कैसे हो सकता है? ईरान की ताकत ही ये है साहब, ईरान की ताकत। इसके अलावा ईरान की जो मिलिट्री ताकत है जी, वो रॉकेट मार रहा है। वहां पे अभी जमीनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। जमीन पे ईरान की क्या ताकत है? लेबनान के अंदर देखिए जिस तरीके से लेबनान है, यहां पे पूरा का पूरा, अगर आप मैप दिखाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा जी, कि मैप के अंदर अगर आप देखेंगे साहब, इजराइल है, लेबनान है, ये यहां पे तकरीबन लिटानी रिवर है। इस पूरे इलाके को हिजबुल्लाह ने पकड़ रखा है, पूरे इलाके को जी। यहां से तो ये हाइफा, यहां पे नीचे हाइफा है, तो यहीं पे तो मार रहा है वो मिसाइल वहां पे। नहीं, मैं प्रॉक्सी वॉर के लिहाज से समझना चाह रहा हूं कि क्या इनको खत्म करके ही रिजीम चेंज होगा? रिजीम चेंज कैसे होगा ईरान में? रेजीम चेंज, इनको खत्म करके रेजीम चेंज नहीं होगा जी। रेजीम चेंज, देखिए सीधी बात है, आपको रावण की नाभि में तीर मारना पड़ेगा। आप ये सर काटते रहिए, दूसरे सर, एक हमास को बंद करा, दूसरा हमास शुरू, तीसरे हिजबुल्लाह को करा, चौथा हूती शुरू। ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी, आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब तक आप तेहरान में तख्ता पलट ना करें। और तख्ता पलट किस तरीके से होगा? तेहरान में जब फौजी जाएंगे जी, तो इनको तेहरान के ऊपर फौजी अपने डालने पड़ेंगे, जो वहां पे सब कुछ कंट्रोल में लें। उसके बिना नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जंग इजराइल को बहुत महंगी पड़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की कि 3 बिलियन तक या 2 बिलियन तक जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी डेफिनेटली हुआ है। ईरान के सहयोगी इजराइल पर मिसाइल तक से अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में यमन की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल दागी गई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी कि इजराइल के आयरन डोम तक इन मिसाइलों को रोक नहीं पाए। मैं आपको कुछ दिखाता हूं ग्राफिक के जरिए। मेरे हाथ में जो टैब है उसके जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर पाएं, यमन की तरफ से जो हमने जिक्र किया कि किस तरह से ये पूरा अटैक किया जा रहा था। जी देखिए, यमन से अगर हम इजराइल की दूरी देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, 2000 किलोमीटर से प्लस आप कह सकते हैं जी। और अगर मैं अब
ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगी किस तरह से जो वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, और वो उसकी भी तस्वीर आएगी। वहां पर कौन कौन से इस समय कवच हैं? मेजर गौरव आर्या, ये आयरन डोम भी है, आयरन डेविड डोम स्लिंग है, भी है, एरो डेविड 3 स्लिंग है जी। है, आयरन बीम है, ये सारी की सारी। देखिए बात यह है कि ट्रिपल लेयर डिफेंस है इजराइल का। ठीक है। 3 लेयर हैं, पहले कुछ और फिर कुछ और फिर तो ये सारा का सारा है इशू। अगर आप मैप दिखाएंगे तो मैं आपको मैप में बता दूंगा जी। एक बार आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मैप लगाएं यहां पे जी, तो मैं मैप पे बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको साथ दिखाऊंगा मैप के कि किस तरह से यमन की तरफ से जो मिसाइल भी दागी गई हैं जी। तो उसका थोड़ा सा हमारे पास ये एक ग्राफिक हमने बनाया है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आएगा। और जो वॉरहेड ये फिलिस्तीन 1 और फिलिस्तीन 2 दागी गई थी जी। जिगजैग मूव में कि कैसे जिगजैग करती हुई वहां पर गई है। और उसके बाद ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग कहा जाता, लेकिन वो क्यों नजर क्यों नहीं आया? उसका कारण जी। यह है कि आफ्टर सम टाइम जी डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने मिसाइल मारी और इजराइल नहीं रोक पाया जी। उसके पहले आपने उसी इलाके में 200-300 ड्रोन भेजे। ठीक है। आपने ड्रोन भेजे तो रडार हर एक ड्रोन को कैच कर रहा है, हर एक ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है, फिर आपने मिसाइल मारी। अब ये देखिए ये जो यमन है ये है हुतियों का इलाका जी। ये जगह जहां पे ये मेरी फिंगर है इसके आसपास कैपिटल है सना जी। ये पूरा हुतियों का इलाका है। यहां से उन्होंने सीधी मिसाइल मारी है इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर हमने जी, जी। उनके 3 खास तौर पर दिखा दिए कि कौन से वहां पर सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जो एयर है डिफेंस सिस्टम हाँ, लगे हुए हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और- चाहे वो और- डेविड स्लिंग हो, आयरन बीम हो, आयरन डोम हो, जी। ये सारे के सारे उनके एरो 2, एरो 3। बेसिकली इस ग्राफिक के जरिए समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन ने कोई अलग से स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिगजैग करके उनको वहां तक भेजा और उसकी वजह से ये हुआ। ये कुछ मिसाइल्स होती हैं जी जो कि ईरान ने दे रखी हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टर्मिनल फेज में वो जिगजैग होती हैं कि आप उनको आराम से कैच ना कर पाएं। ठीक है। ये कुछ मिसाइल्स होती हैं जिनकी खसूसियत है, खूबी है कि टर्मिनल फेज पे अपने जिगजैग ये शुरू से ही जिगजैग नहीं आती, ये सीधी ही जाती हैं, लेकिन व्हाइल दे आर लैंडिंग ऑन टारगेट ये थोड़ा सा दाएं बाएं घूमती हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Probably that is the missile that they have fired. चलिए वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं और इन रॉकेट की रेंज से 4 से 40 किलोमीटर के बीच है। ईरान से पहले लेबनान निपटाया जाएगा क्या, ये एक सवाल है। रॉकेट लॉन्चर कात्यूशा और उसके बाद रेंज 4 से 40 किलोमीटर है। बारूद 6 से 20 किलोग्राम अपने साथ लेकर जा सकता है। खासियत है कि सबसे सस्ता है। ये कुछ नहीं है, सस्ता या पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी है कात्यूशा जी। इट्स नॉट अ स्मार्ट मिसाइल, इट्स अ डम मिसाइल। ये थोक के हिसाब पे ईरान के पास भी हैं, इराक के पास भी थे एक टाइम पे। ठीक है। तो ये पुराने सोवियत टाइम की टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, लेकिन जब आप इतने लेवल पे फायर करेंगे, जब आप इतना सैचुरेट कर देंगे किसी के एयर डिफेंस सिस्टम को, तो ये मिसाइल गिरेंगी जी। गिरेंगी। मैं सबसे सस्ता इसलिए भी हम लिख रहे हैं, जो पहले भी आपको स्क्रीन के ऊपर हमने मिसाइल दिखाई जो यमन से दागी गई थी। पॉइंट है कि उनका खर्चा कहा जाता है कि 2 लाख 3 लाख के आसपास वो बन जाती है जी। लेकिन अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकता है तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उसको रोकने के लिए कई लाखों खर्च हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है। क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम में एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम। उसमें होता है कि जो थ्रेट है उसके हिसाब से एक वेपन फायर करा जाता है एयर डिफेंस का। राइट, फॉर एग्जांपल मैं भारत का बताऊं, अगर लो फ्लाइंग ड्रोन है कोई ऐसा है, तो हमारा जैसे कि ZU-23 है, वो भी AD के लिए काम कर रहा है, वो गन फायर होगी। या आपका L-70 आपने फायर करा। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपने S-400, एक छोटा सा ड्रोन आया शादी वाला, वो आया और उसके ऊपर हमने पता लगा 25 करोड़ की मिसाइल फायर कर दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए क्या है कि आपने, हाँ ये हो सकता है कि अमेरिका ने तैयारी नहीं करी थी कि ड्रोन आएंगे और हजारों की तादाद में आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन हमारा सिस्टम, कम से कम इंडिया का सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे पास अप्रोप्रिएट एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, अप्रोप्रिएट हैं कि किसको किससे मारना है हमें पता है। ऐसा नहीं कि हर चीज के ऊपर करोड़ों की मिसाइल हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर, इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान में भारी तबाही हुई है और टायर इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। IDF की स्ट्राइक में कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह भी एक अहम बड़ी खबर है, कुछ तस्वीरों के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर। और सवाल यही है कि 1 महीना हो चुका है, बातचीत की बात हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर इस समय हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और IDF की स्ट्राइक में कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनकी कुछ तस्वीरें।
एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। जॉर्डन में ईरान का ड्रोन अटैक। जी हां, अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर ईरानी हमला हुआ है। ईरान की सेना ने आज सुबह हमले का दावा किया है। तो लगातार अब ईरान की सेना दावे कर रही है कि हम भी अटैक कर रहे हैं। तो उन अटैक्स का असर कितना है, बार बार इस बातचीत में हमने बात की है कि अटैक के दावे होते हैं, लेकिन ईरान में नुकसान कितना हो रहा है उसकी जानकारी ईरान की तरफ से वापस बाहर नहीं आती। हाँ, जो इजराइल में अटैक हो रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें मीडिया के जरिए वो हम सबके सामने जरूर आ जाती है। कमांड सेंटर में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।